यस। अब देखिए ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अच्छा, एक और मेथड होता है, फोर्थ मेथड, जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड। अब बेटा देखो, हाफ लाइफ जो होती है ना किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये एक्चुअली हाफ लाइफ जो होता है ये ऑर्डर टू ऑर्डर वेरी करती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर हाफ लाइफ को जनरली पहले तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। ठीक है, तो अगर मुझे हाफ लाइफ लिखनी है अलग अलग ऑर्डर की, तो ऑर्डर बेटा अगर आपका जो ऑर्डर है यहाँ पे लिखेंगे टी हाफ। ठीक है, सॉरी टी हाफ। तो बेटा अगर ऑर्डर आपका जीरो होता है ना, तो जो टी हाफ होता है उसकी वैल्यू होती है ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपका ऑर्डर वन होता है, जो आपका टी हाफ होता है ये होता है 0.693 बाई के। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेशंस है, इन एक्सप्रेशन से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इन एक्सप्रेशन से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता भी है, और करता है तो कैसे करता है। जैसे आप देखिए, कैंसर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो टी हाफ होगा उसका, मतलब जो समय लगता है किसी भी रिएक्टेंट को जितनी शुरू में लिया उसे हाफ होने के लिए, वो क्या लगेगा, वो भी डबल लगेगा आपको। ठीक है, जैसे अगर आपने 100 शुरू में 100 मोल लिए थे रिएक्टेंट के, 100 से अगर 50 होने में 1 आवर लगा, तो अगर आप एक और एक्सपेरिमेंट में 200 मोल ले लोगे ना, तो 200 से 100 होने में कितना समय लगेगा, तो दैट वुड बी डबल, बिकॉज आपने इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दिया। ठीक है, तो टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप देख सकते हो कि जो टी हाफ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब कि अगर 100 से 50 मोल्स होने में अगर 1 आवर लग रहा है, तो कल को अगर आप मोल्स 200 ले लोगे तो 200 से 100 होने में भी 1 आवर ही लगेगा। मतलब कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करेगा, तो आधा होने में जो समय लगना है वो सेम ही लगना है। ठीक है ना, तो यहाँ से बेटा एक हम जनरलाइज फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है कि जो टी हाफ है किस किस के बीच में, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद रेज टू द पावर 1 माइनस n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, इस इक्वेशन से आप याद रख सकते हैं। जैसे आप देखो, अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना चाहते हो तो कहने से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या आ जाएगा, n को जीरो पुट कर दो, कहने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप n को 1 पुट करोगे जीरो आ जाएगी, तो टी हाफ वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट है। ऐसे अगर आप किसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना चाहोगे तो आप देखोगे टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे किसी nth ऑर्डर के लिए देखना चाहोगे तो nth ऑर्डर के लिए दिस विल बी द फॉर्म। ठीक है, तो देखो जो टी हाफ है, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के ग्राफ्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है। जैसे कि ये टी हाफ है और अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, बेटा अगर ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो ऑर्डर क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपको। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी और इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम टी हाफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन। अगेन देखो, मैं 2019 में हर कैटेगरी का क्वेश्चन आया हुआ, हर कैटेगरी का। तो आप 2019 का अगर पेपर देखें ना, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी 16 नहीं 6 देखिए आप ऑफ पेपर 2019, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पेज 2019, पेपर 2019।
हाँ जी, देखिए करके क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्वेश्चन है। देखो क्या कह रही है, कहता कि द रिएक्शन 2x + b इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो रेट क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, सॉरी रेट जो है इंडिपेंडेंट होगा। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.2 मोलर, तो यानी कि आपको x नॉट दे दिया, शुरू वाली वैल्यू दे दी, कितना है 0.2 मोलर। हाफ लाइफ दे दी है आपको, टी हाफ की दे दी है आपको। सर आप प्लीज क्वेश्चन बता सकते हो, मेरा फोन बंद हो गया है। अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ आपको, अभी जो डेटा दे रखा है ना यही लिख रहा हूँ। तो ये रिएक्शन आपको गिवन है 2x गिव्स b, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये मैं बता दिया कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, ठीक है। और इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी 0.2 मोलर और टी हाफ दे दिया 6 आवर्स। कहते हैं द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.5, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर विल बी। ओके, अब देखो कहता है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 0.2 मोलर ली थी ना, तो टी हाफ था उस टाइम पे 6 आवर्स। अब कहता है कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप ले लो 0.5 मोलर, अब आपने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले ली 0.5 मोलर, तो आपको टाइम बताना है जहां पर जो इसकी कंसंट्रेशन है एक्स की वो कितनी हो जाए 0.2। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें टी हाफ का फॉर्मूला भी यूज होगा और इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है ना। तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है कि कंसंट्रेशन, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा, रुको। हाँ जी, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी जो आपको गिवन है दैट वुड बी इक्वल टू एक्स नॉट, जितनी शुरू में है, माइनस के टी होता है ना फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर। तो आपने देखो आपको क्या क्या ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपसे टाइम पूछा है, ये पूछा है आपसे, तो आपको क्या चाहिए, कहने से आपको तो के चाहिए बस, है ना। आपको इस रिएक्शन का क्या चाहिए, के चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए। और रेट कांस्टेंट आप कैसे निकाल लोगे, देखो इस रिएक्शन का के आप कैसे निकाल लोगे, आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होगा, टी हाफ कितना होगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k, और टी हाफ आपको दे रखा है 6 आवर्स, जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.2 बाय 2k। तो कहने से यहाँ से आप k निकाल सकते हो कि k आपका कितना आ जाएगा, इट वुड बी 1/60। कितना आ गया k आपका 1/60। यूनिट्स भी लिख लेते हैं बेटा। देखो जीरो डायरेक्शन के लिए जो k होता है ना उसके यूनिट्स क्या होते हैं, रेट वाले ही यूनिट्स होते हैं। तो आई कैन राइट इट एज मोल पर लीटर पर आवर, बिकॉज ये जो आपने टाइम पुट किया वो आवर में पुट किया। तो ये आपके पास आ गया k। अगर बेटा k आ गया, अब बस इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा आपको। तो आपको कंसंट्रेशन अब दे रखी है, फाइनल कितनी होनी चाहिए 0.2, इनिशियल कितनी गिवन है 0.5, माइनस k कितना आ गया 1/60, और टाइम आपने निकालना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये, तो क्या बन गया t/60 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.2 यानी कि 0.3। तो t आ गया आपके पास 60 इंटू 0.3, है ना, यानी कितना आ गया 18 आवर्स। सही आंसर कितना आ जाएगा, द राइट आंसर वुड बी 18 आवर्स। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। तो अब देखिए डायरेक्ट जीरो डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो जीरो डायरेक्शन की इक्वेशन भी यूज हो गई और टी हाफ का फॉर्मूला भी यूज कर लिया हम लोगों ने, है ना। तो बेटा क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन पढ़कर आपको इमीडिएटली ट्राई करना चाहिए कि इसमें क्या करना है। और इसके लिए सबसे तरीका यह है कि आपको जो भी मैं डेटा लिखवा रहा हूँ, जो भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, वो सारी की सारी इक्वेशन, इज इट ओके? ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, अब बेटा देखो रेट को डिटरमिन करने का एक और मेथड भी है,
जो जो रेट है, रेट को क्या? डिटरमिन करना। बोलो। 4 से हाँ जी, देखिए रेट को डिटरमिन करने के हमने 4 मेथड डिस्कस किए। कौन कौन से मेथड डिस्कस किए? एक तो इनिशियल रेट मेथड हमने डिस्कस किया, दूसरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, तीसरा ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया, चौथा हमने टी हाफ डिस्कस किया। अच्छा, एक और मेथड भी होता है, देखो वो मेथड थोड़ा देसी टाइप है लेकिन होता है ना। वो मेथड है बाय यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना, आप रेट कांस्टेंट के यूनिट देख के भी ये पहचान सकते हो कि जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं रेट लिखता हूँ, है ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो, थोड़ा जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या हो जाएगा? कहना जीरो ऑर्डर के लिए रेट ये हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर तो पावर जीरो है, वो तो 1 ही हो जाएगी, फिर एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1। तो कहने से इस केस में जो यूनिट्स होंगे रेट कांस्टेंट के, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? कहने से मोल पर लीटर पर सेकंड ही हो जाएगा जो रेट के यूनिट है। ठीक है, ऐसी अगर मैं इस चीज को फॉर्मूला को जनरलाइज करना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं nth ऑर्डर के लिए लिखना चाहता हूँ तो nth ऑर्डर के लिए हमारे लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? nth ऑर्डर की रेट की इक्वेशन क्या होगी? रेट इज इक्वल टू k इंटू ए रेज़्ड टू पावर n। तो कहने से nth ऑर्डर के लिए जो k होगा हमारा वो क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू रेट बाय a रेज़्ड टू पावर n। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा? देखो रेट के यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड, और नीचे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर रेज़्ड टू पावर n। तो किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के अगर आप ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा? मोल रेज़्ड टू पावर, मोल पर लीटर रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट बन जाता है रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, तो आप यहाँ से यूनिट देख के भी बता सकते, जैसे देखो अगर मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएंगे? n को 0 पुट करके, तो क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट लिखना चाहते हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, सीधा रेट क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स, है ना। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर भी आप लोग ये बता सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, जिसमें आपको इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगेन 2019 में आया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स exhibits a rate constant of 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। तो बेटा कहते हैं कि जो रेट की यूनिट है वो क्या है? कुछ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे हमने मोल पर लीटर में लिखी है, इन्होंने ग्राम्स में लिख दी, विच इज ओके। तो ये कंसंट्रेशन पर ईयर, मतलब कि जो रेट है वो क्या है? कहने से जो n होगा, n इस केस में 0 होगा, समझे? क्योंकि जो रेट आपको क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन पर ईयर, कंसंट्रेशन पर टाइम आपको दे रखा है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको मास की फॉर्म में दे रखी है इन्होंने, है ना। तो मास की फॉर्म में कंसंट्रेशन दे रखी है पर ईयर। तो अगर रेट की यूनिट ऐसे है, कहने से आप ये समझ सकते हो कि जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का? 0 हो जाएगा, है ना। ऑर्डर क्या हो गया इसका? 0। तो क्वेश्चन क्या पूछा? तो हाउ मेनी इयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ x इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। तो बताना है कि 5 माइक्रोग्राम x को 2.5 माइक्रोग्राम में कन्वर्ट होने के लिए कितना समय लगेगा। बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पता लगी ना आपको, तो उसके बाद तो डायरेक्ट आप जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लगा दो। क्या होती है? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस kt, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो टाइम t पे हम क्या चाहते हैं? कंसंट्रेशन 2.5 माइक्रोग्राम, और इनिशियल कितनी है? 5 माइक्रोग्राम, है ना। माइनस k कितना दे रखा है? 0.05 माइक्रोग्राम इनटू टाइम, बस टाइम निकाल लीजिए आप कितना आ जाएगा। तो कहने से टाइम विल बी इक्वल टू
2.5 बाय 0.05 ईयर्स में आ ये जाएगा। कैसे पता चला कि ये जीरो ऑर्डर है? बेटा जीरो ऑर्डर इसलिए क्योंकि जो यूनिट्स देख के हमें रेट कांस्टेंट के यूनिट्स दे रखे थे ना आपको, माइक्रोग्राम पर ईयर, तो के की यूनिट्स क्या दे रखे हैं आपको? हाउ इज के गिवन टू, देखो पहले तो आंसर निकाल लेते हैं, चलो फिर मैं आपको समझाता हूँ। आंसर कितना आ जाएगा ये 5 10 से 50 ईयर्स आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो टाइम आ जाएगा 50। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा अब आपको हमें कैसे पता लगा, देखो हमें के की यूनिट क्या देते हैं 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। तो कैन यू से ये जो यूनिट्स है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के तो यूनिट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर इज व्हाट? कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसे दे रखी है? मास के अंदर। तो ये जो मास है वो कंसंट्रेशन बता रहा है, जो ये मास है ये कंसंट्रेशन बता रहा है, और ये बाय ईयर क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो ये जो यूनिट्स हैं दे रिजेंबल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस यूनिट को देख के मुझे पता लग गया कि रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर है। मैंने जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई ज्यादा पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप देखिए रेट कांस्टेंट के यूनिट देख के भी हम लोग यस सर। तो आई होप आपको पता लग गया कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो कैसे कैसे पता कर लेते हैं। और हर एक तरीका जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट तरीका है, एक्सेप्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला जो मेथड है ना, एक्चुअली इसमें क्या वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा बन जाता है और कई बार बच्चों को लॉग में भी प्रॉब्लम रहती है। तो मोस्टली जो कंपटीशन है उसमें वो मेथड को दे ट्राई टू लिमिट इट, है ना, कि क्वेश्चन कम समय में होने वाला हो जाए। कुछ किस तरीके से वैल्यूज ऐसी देते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा, जनरली जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है वो जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन दिखे हैं, है ना, जो जिसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगे हैं। फर्स्ट ऑर्डर का भी आ जाता है, लेकिन फिर उसमें वैल्यूज जो होती है वो सिंपलीफाई करते हैं। इज इट ओके? चलिए, ये तो देखो हमने फर्स्ट फैक्टर डिस्कस कर लिया। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? कंसंट्रेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। बच्चा नेक्स्ट फैक्टर जो हमने डिस्कस करना है जिस पे रेट डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है ना, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है ये होती कैसे। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है इसी पर जो है डिपेंड करता है कि रेट टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, तभी हमें समझ आएगा। तो पहले हम समझते हैं कि रिएक्शन होती कैसे। बेटा देखिए कोई भी रिएक्शन कैसे होती है कि जो रिएक्शन को कैसे होती है इसको समझने के लिए देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। बेटा कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ये आपस में कोलाइड करते हैं एंड दे मेक प्रोडक्ट्स। तो जैसे दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये आपस में कोलाइड करेंगे और इससे क्या बन जाएगा? एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये दीज आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, व्हेन दे कोलाइड दे विल फॉर्म प्रोडक्ट। दिस इज कोलिजन थ्योरी। ठीक है ना। तो अब देखिए, लेकिन कोलिजन थ्योरी ने हमें कुछ और बातें भी बताई। कोलिजन थ्योरी हमें ये भी बोला है कि देखो ऐसा नहीं है कि जब भी रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएंगे। दिस इज नॉट हैपनिंग। ऐसा नहीं होता। ओनली जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है इनकी एनर्जी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा होगी। अगर ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी से जब ये कोलाइड करेंगे, सिर्फ तभी उनके बीच में जो कोलिजन्स होंगी ना वो होंगी इफेक्टिव। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर रिएक्टेंट की जैसे दो रिएक्टेंट कभी भी कोलाइड करिए तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये जो कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स इनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से जब ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है तभी उनकी कोलिजन्स क्या बनती हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव का मतलब क्या कि उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ऐसे अगर कम एनर्जी से कोलाइड करते जाएंगे फिर तो प्रोडक्ट वो कहते हैं नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। ठीक है ना, ये कोलिजन थ्योरी आपको समझ आ गई। अब देखिए
अब लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कोलिजन थ्योरी को, ठीक है। जैसे अगर हम ये एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, तो लेट्स सपोज ये आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, है ना, लेट्स सपोज वो एनर्जी है इतनी, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब दिस इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच अ मॉलिक्यूल मस्ट हैव, है ना, इन ऑर्डर टू मेक इट्स कोलिजन इफेक्टिव। तो देखो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, तो आप समझ सकते हो ना कि रिएक्टेंट जितना एनर्जी कोलाइड करते जाए प्रोडक्ट तो बनना नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट बने, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहने से इस रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इसको यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है ना, ये जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है इस रिएक्टेंट की जो कोलिजन्स है इनको इफेक्टिव बनाने के लिए, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो आपको देनी पड़ती है रिएक्टेंट को, ताकि उनकी जो कोलिजन्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाए? इफेक्टिव होना शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे ही वो कोलिजन उनकी इफेक्टिव होंगी, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है बेटा, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सो दिस इज द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो एनर्जी है, देखो ये जो एनर्जी है ये आपने जो प्रोवाइड किया ये वाली, है ना, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट को प्रोवाइड किया ताकि उसकी कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, है ना। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड करना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट को एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन बैकवर्ड आए तो फिर आपको प्रोडक्ट को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट को जो आप एनर्जी दोगे तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए? इतनी चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की भी होती है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की भी होती है। एंड एक और बात, आप यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन minus activation energy for backward reaction, it is equal to the delta H of the reaction. ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखो अभी तक तो मुझे क्वेश्चन वैसे दिख नहीं रहा इसके ऊपर, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही सकता है। शायद हो सकता है इस बार भी आ जाए, इस बार आ जाए, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अच्छा चलिए और देखते हैं। तो ये तो हो गया बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। देखो अभी तक तो टेम्परेचर आया नहीं कहीं पे। अब देखो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना, उसको समझाया था हमें आर्हीनियस ने। तो बेटा आर्हीनियस ने एक इक्वेशन दी थी। आर्हीनियस ने एक बात बोली, he said कि देखो क्या होता है कि लेट्स सपोज एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है। आपको पता है इस कंटेनर में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पता पड़े हुए हैं। तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेटा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे, तो इनके बीच में कोलिजन्स हो रही होंगी। तो लेट्स सपोज ही सेट करके अगर इसके अंदर हम मान लेते हैं कि टोटल जो कोलिजन्स हो रही हैं वो हो रही हैं ए। अगर हम ये मान लें कि इसमें जो टोटल कोलिजन हो रही है ए, तो कहते हैं इस ए कोलिजन में से जो इफेक्टिव कोलिजन्स होती है ना, ही सेड दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज e raised to power minus EA by RT, EA by RT। तो अगर आप ये फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को अगर आप टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहने से दैट विल गिव यू the total number of effective collisions, which is the rate of the reaction. So this equation was given by Arrhenius, जहां पे आप देखिए A हमें क्या बताता है
ए ने हमें क्या बताया कि टोटल कोलिजन्स कितनी हो रही है ना, और ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी ने हमें क्या बताया कि फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स कितनी इफेक्टिव है। तो कितनी फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इफेक्टिव है उसको अगर आप टोटल कोलिजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें क्या बता देगा, कहने से टोटल इफेक्टिव कोलिजन्स। और टोटल इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होंगी, रेट ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज उसी से तो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ रेट कैसे डिपेंड करता है, तो वो हमें आर्हेनियस ने बताया था बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेटा इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा इस पे अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, log ऑफ K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. This is the expression for the rate constants of two reactions at two different temperature. ठीक है ना, तो एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज उसका T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K1 और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K2, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट यू कैन डेराइव फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये आप मैं डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन ये इक्वेशन आप लोग थोड़ा जो है ध्यान में रखें। तो ये दोनों जो इक्वेशन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखें, अगेन 2019 का एक पेपर खोलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसका। टू 2019 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। तो क्या दे रखा है, कहता फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विद I2 द रेट कांस्टेंट इज दिस 2.5 10 raised to power minus 4 decimeter cube per mole second inverse। कहता रेट कांस्टेंट ये है at 327 डिग्री सेल्सियस and 1 at 527 डिग्री सेल्सियस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल। ओके बेटा देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्या है। आई थिंक एक आप में से किसी एक के पास पेपर भी नहीं है, तो देखिए क्या है बेटा। कहता है कि जो रेट कांस्टेंट है, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है एक टेम्परेचर पे, लेट्स सपोज K1 टेम्परेचर पे वैल्यू दे रखी है 2.5 into 10 raised to power minus 4 decimeter cube मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, और टेम्परेचर क्या दे रखा है, ये किस टेम्परेचर पे वैल्यू है, 327 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू, मतलब कि इट इज द वैल्यू एट कहने से 600 केल्विन। ठीक है, और कहता K2 जो दे रखा है हमें, K2 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। और T2 टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा आपको 527 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा कितना हो जाएगा ये, कहने से इट इज 800 केल्विन। तो 800 केल्विन पे वैल्यू दे रखी है आपको। तो देखो K1 T1 भी दे रखा है, K2 और T2 भी दे रखा है, तो आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली। कहने से आप डायरेक्ट वो इक्वेशन लगा सकते हो जो हमने अभी पढ़ी थी, कौन सी, log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T। ये लगा दीजिए आप बेटा इक्वेशन, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो log K2 by K1, K2 कितना है 1 और K1 कितना है बेटा 2.5 into 10 raised to power minus 4 is equal to, देखो हम आंसर निकालते हैं। देखो कैलकुलेशन आप ध्यान रखेंगे कि log की वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2.303 है ना, R की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, ठीक है, into 1 by T1 minus 1 by T2। देखो 1 by T1 कितना है आपका, T1 is 800, sorry T1 is 600 minus 1 by 800। तो बेटा इसको जरा सॉल्व करें, देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होंगे 10,000 by 2.5, so this is 4,000, है ना। ये तो होंगे 4,000 is equal to EA upon 2.303 R। हाँ जी बेटा ये कितना बन गया आप देखिए, this is equals to how much, 600 और 800 का एलसीएम आपका आ जाएगा कहने से 2400 और बन गया 4 minus 3, है ना। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, अच्छा देखो log 4000 का वैल्यू कितनी होगी,
बेटा देखिए log 4000 को आप लिख सकते हो log 4 प्लस log 1000। log 1000 तो 3 होता है और log 4 क्या होता है 0.6, 2 टाइम्स log 2 है ना। तो 3 प्लस 0.6 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3.6। ये वैल्यू 3.6 है इंटू 2.303 को भी हम इधर ले आते हैं, आर को भी हम इधर ले आते हैं 8.314 और इधर क्या रह गया करने से 2400 रह गया था 1/2400। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स। ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें अगर हम तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर जूल निकाल सकते हैं, है ना। ये जूल में हम ऐसे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए अब आंसर ये किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट आंसर देखें वो कितना आता है, क्या क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे, कैलकुलेशंस चेक करते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, है ना। तो क्या बन के देखिए हमारे पास देखो ये बन गया 3.6 इंटू 2.3 अप्रोक्सीमेटली ये तो बन गया आपके पास 24 8 होता है। देखो 24 इंटू 8 होता है आपके पास 170 के आसपास, है ना। तो 17 इंटू 2 34 इंटू 3 अराउंड 150 के आसपास की वैल्यू आ जानी चाहिए मुझे जो लगता है ना। बाकी कैलकुलेशन है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है क्वेश्चन के अंदर इस तरह के, खासकर जिसमें लॉग यूज होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम आपको करना पड़ सकता है ना। वी कैन नॉट अवॉइड दैट, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, है ना। लेकिन अब देखिए डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अब बड़े आराम से इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखो 2020 में भी किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2020, है ना। वो भी बिल्कुल इसी लाइंस के ऊपर बेस्ड है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 10 raised to power 6, यानी कि K2 by K1 आपको कितना दे दिया 10 raised to power 6 when the reaction is carried out in presence of enzyme catalyst at same time. Okay, this is based upon catalyst. अभी हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी देखते हैं, चलो वो देखते हैं फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो टेम्परेचर का इफेक्ट तो आपको समझ आ गया, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। अब देखो कैटलिस्ट क्या काम करता है, पहले तो हमें कैटलिस्ट की ना वर्किंग समझनी पड़ेगी। कैटलिस्ट की वर्किंग ना मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी बताई थी, कैटलिस्ट क्या काम करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। ठीक है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता और कम कैसे करता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। बेटा देखो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, आपको पता के क्या होता है, K is equal to A into e raised to power minus EA by RT, है ना। K क्या होता है, K is equal to A into e raised to power minus EA by RT, राइट। तो बेटा इसमें अगर आप देखो कि लेट्स सपोज आपके पास एक रिएक्शन थी ना, वही एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ, ये रिएक्टेंट था उसके अंदर और रिएक्शन ये वाला पाथ फॉलो कर रही थी पहले। ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही थी बेटा आपके पास, लेट्स सपोज इनिशियली आपकी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी। तो बेटा कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इसी रिएक्शन को किसी एक ऐसे पाथ से ले जाता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे। ठीक है ना। तो कैटलिस्ट डाल दोगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, यही रिएक्शन को वो ऐसे ले जाएगा। तो अब देखोगे अगर यही पाथ ले जाएगा तो इससे क्या होगा, यानी इससे जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या हो गई, पहले से कम हो गई। तो आप देखिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है रिएक्शन के लिए, अगर ये कम हो गया तो ये वैल्यू कम हो गई ओवरऑल। नेगेटिव में अगर वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, कहने से बढ़ेगी। नेगेटिव में कोई चीज कम होना मतलब एक्चुअल में क्या हो रही है वो चीज, कहने से बढ़ रही है वो चीज। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप कम कर, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक ऐसे पाथ से ले जाता है ना, जिसमें क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे ही कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ऐसे पाथ से रिएक्शन को ले जाएंगे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी ज्यादा। तो आप सोच के देखते हैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस तरह के जो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना।
और इस तरह के जो कैटलिस्ट होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है। बढ़ाएगा कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। और रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है। कम कैसे करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा। बस ये बात आपने दिमाग में रखिए और फिर देखिए कैटलिस्ट के क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको 2020 का भी क्वेश्चन दिखाया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वही वाला जो हमारा पेंडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 2020 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 देखते। ये आपको समझ आ गई ना बात ये वाली? चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बना, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम्स बढ़ गया? 10⁻⁶ टाइम्स हो गया। मतलब कि K2/K1, पहले अगर रेट ऑफ रिएक्शन था वो K1 था, अब कितना हो गया? K2 हो गया। तो K2/K1 कितना दे रखा है बेटा आपको? ये 10⁻⁶ इतने टाइम्स बढ़ गया। When the reaction is carried out in the presence of enzyme catalyst, कहता है अगर आपने इस रिएक्शन को एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया तो आपने बताना है एट सेम टेम्परेचर, तो आपने बताना है डिटरमिन द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। आपने बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितने से चेंज हुई है। ठीक है, तो देखिए कितने से चेंज होगी एक्टिवेशन एनर्जी, आप चेक करिए। देखो पहले रेट कितना था? K1 है ना, तो फॉर्मूला क्या था? K1 = A × e⁻⁻ RT है ना, या E1 कर लो, ये पहले थी ना एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब क्या होगा? रेट K2 है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? लेट्स सपोज E2, तो E2/RT होगा। टेम्परेचर तो सेम ही है ना। तो कहने से K2/K1 को अगर आप लिखोगे तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? e⁻, अगर आप लिखो ये क्या होगा? माइनस कॉमन आ गया, E2 - E1 यानी चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT, यही होगा ना। अब K2/K1 क्या हो गया? देखो K2/K1 हमें कितना दे रखा है? 10⁻⁶, तो ये तो हो गया 10⁻⁶ = E (-E2 - E1) इज डेल्टा E, मतलब कितना एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज हुआ, यही पूछा ना आपसे। तो डेल्टा E ये हमने निकालना, डेल्टा E बाय RT। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आंसर में कैसे देखा। ठीक है, आंसर कैसे देखा? वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड फर्स्ट। तो पहले दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग लेंगे, क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ 10⁻⁶ = डेल्टा EA/RT, तो विच कैन बी रिटन एज, देखो पावर आगे आ जाती है 6 टाइम्स, नेचुरल लॉग ऑफ 10 = डेल्टा EA/RT। ठीक है, लेकिन अब देखो हमारा जो आंसर है वो नेचुरल लॉग में दे रखा है, वो हमें किस फॉर्म में दे रखा है? लॉग टू द बेस 10 में। तो नेचुरल लॉग ऑफ 10 को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉग टू द बेस 10 बन जाएगा, है ना। ये बन माइनस डेल्टा EA/RT। तो लोग देखो log 10 टू द बेस 10 क्या होता है? तो 1 होता है। तो क्या वैल्यू बन गई? 6 × 2.303 × RT, है ना, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एक्टिवेशन एंड इनटू माइनस। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया आपको? ऑप्शन नंबर 1। तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें चेंज इतना आ गया आपका, ये देखिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको हैंडल करना इसी फॉर्मूला से आप हैंडल करेंगे। ठीक है, बाकी लॉ की प्रॉपर्टीज हाँ आपको थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। अच्छा चलिए, ये तो हो गया देखो केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन है, अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसके बेसिस पे आप बड़े आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, जितना भी हम लोगों ने कवर किया आज चैप्टर, इसके बेसिस पे आप केमिकल काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं वो सारे आपको शीट दिए, आप उनको करिए। उनको करेंगे आपको पता लगेगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। ठीक है, अच्छा अब देखो आपका संडे का कल टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है, संडे को आपका टेस्ट है, टाइमिंग आपको कन्वे कर दी जाएगी। देखिए संडे टेस्ट का जो सिलेबस है बेटा, सिलेबस होगा आपका सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, बस ये 2 चैप्टर का टेस्ट है, सॉलिड स्टेट एंड मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्लस कुछ प्रीवियस जो टेस्ट में क्वेश्चन आ गए थे, प्रीवियस चैप्टर जो हमने कर लिए हैं उनके भी क्वेश्चन आ सकते डिस्कस्ड, जो चैप्टर पहले डिस्कस हो चुके हैं उनके भी क्वेश्चन आएंगे। तो वो पुराने चैप्टर तो आपको रिवाइज होने ही चाहिए, साथ में ये दोनों चैप्टर भी अपने रिवाइज करें। पुराने चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो सरफेस केमिस्ट्री, एक लिक्विड सॉल्यूशन, और एक लास्ट में होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो वो चैप्टर भी आपके कवर होने चाहिए। तो ये सिलेबस है, टाइमिंग आपको कन्वे कर दी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।